हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिनमें पहला टॉपिक जो है वो नो स्मोकिंग डे से संबंधित है। तो ये कब मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे? तो ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और 2026 में ये दिवस 11 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो धूम्रपान करने वाले लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इस उद्देश्य से ये नो स्मोकिंग डे हर साल मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1984 में यूनाइटेड किंगडम में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में की गई थी। तो ये नो स्मोकिंग डे से संबंधित है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल डेली न्यूज़ और पेपर में भी रह रहा है, न्यूज़ चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, होर्मुज की खाड़ी। इसके बारे में जहाँ कई सारे तेल टैंकर फंसे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड है और उसके साथ ही मलक्का जलडमरू मध्य को भी हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये कहाँ पड़ता है? ये आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, मैंने पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया है यहाँ पे। तो ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित एक संकरा समुद्री मार्ग है, जिससे होके तेल अलग अलग खाड़ी देश अपने तेल का निर्यात आयात करते हैं। तो ऊपर में ईरान है, नीचे में ओमान है। तो ओमान और ईरान के बीच में ये पड़ता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और ओमान के नीचे यूएई है। यूएई को भी यूएई भी आएगा इसमें, लेकिन मेनली ये ओमान और ईरान के बीच में है, ठीक है। और ये फारस की खाड़ी और अरेबियन सी को, यानी कि पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ता है। और मध्य पूर्व में उत्पादित तेल के निर्यात में ये एक मुख्य मार्ग माना जाता है। ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, इससे प्रतिदिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। आपको पता होगा एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है और इससे लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। तो ये कितना उपयोगी, कितना महत्वपूर्ण मार्ग है, आप समझ सकते हैं। तो ये दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 5वां हिस्सा इससे होकर गुजरता है। और इस मार्ग का उपयोग कौन कौन से देश करते हैं तेल निर्यात के लिए? तो सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, ये सारे देश अपने तेल निर्यात के लिए इस मार्ग का उपयोग करते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन चेक पॉइंट माना जाता है और इस मार्ग से वैश्विक तेल और एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस की बड़ी मात्रा गुजरती है। इसलिए अगर यहाँ किसी भी प्रकार का व्यवधान होता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति इससे प्रभावित हो सकती है। तो अभी जो ईरान और इज़राइल अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कई सारे तेल टैंकर फंसे हुए हैं, कई सारे तेल वाले जहाज़ फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक संकट आने की स्थिति पैदा हो गई है। नेक्स्ट है मलक्का जलडमरू मध्य। तो ये भी एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ऊपर में मलेशिया है, मलेशिया के नीचे छोटा सा सिंगापुर है और उसके नीचे है इंडोनेशिया, और इसके बीच में ये मलक्का जलडमरू मध्य है जो हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। अंडमान सागर जो पिक्चर में दिखाया हुआ है ये हिंद महासागर का ही भाग है और इस साइड में है दक्षिण चीन सागर। तो इन दोनों को जोड़ने का ये रास्ता है मलक्का जलडमरू मध्य। इससे प्रतिदिन कितना तेल गुजरता है? तो 16 से 17 मिलियन बैरल इससे भी तेल गुजरता है और ये मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो मलक्का जलडमरू मध्य। इस मार्ग पर कौन कौन से देश निर्भर करते हैं अपने तेल आयात निर्यात के लिए? तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत, ये सारे देश अपने यहाँ तेलों का आयात इसी मार्ग से करते हैं। और ये केवल तेल परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक कंटेनर व्यापार के लिए भी इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये मलक्का जलडमरू मध्य और होर्मुज स्ट्रेट के बारे में था। करंट से रिलेट करके ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से 2 सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं, करंट तो होता ही है, इसके साथ साथ ज्योग्राफी में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो।
तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक है चीता से संबंधित। तो नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। आप लोग को पता होगा, ये हमने कई बार प्रोजेक्ट चीता के बारे में डिस्कस किया है, जिसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। और इसका प्रोजेक्ट चीता का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य कि 1952 में भारत में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो विलुप्त घोषित हो चुके चीतों का पुनर्स्थापन करना भारत में, और अफ्रीका जो चीतों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो वहाँ से बाहर चीतों के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना, इस उद्देश्य से ये प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था। और इसके तहत सबसे पहले 2022 में नामीबिया से चीता लाए गए थे। 8 चीता नामीबिया से भारत लाए गए थे। उसके बाद 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाया गया, और फिर अभी 28 फरवरी 2026 को तीसरी बार बोत्सवाना से 9 चीते भारत के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में, उसमें लाए गए हैं। तो उसी में नामीबिया से जो एक मादा चीता लाई गई थी ज्वाला, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। और इसके बाद भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। इस उपलब्धि की जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। और इन शावकों के जन्म के बाद भारत में जन्मे चीता शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। तो कुल चीतों की संख्या हो गई है 53 और चीता शावकों की संख्या हो गई है 33। ये घटना भारत में चीता के 10वें सफल लीटर यानी कि शावक जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रोजेक्ट चीता के तहत, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, अलग अलग देशों से चीते लाए गए हैं भारत में। और इसके ज्वाला के 5 शावकों को जन्म देने के कुछ सप्ताह पहले दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता गामिनी ने भी 4 शावकों को जन्म दिया था। ठीक है, तो 4 शावकों को गामिनी ने जन्म दिया था, और अभी ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। तो इसके साथ ही भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हो गई है 53। नेक्स्ट टॉपिक मिजोरम विधानसभा के एक प्रस्ताव से संबंधित है। तो मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें मिजो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। ये जो प्रस्ताव है, ये राज्य के शिक्षा मंत्री वनलाल थनाला द्वारा पेश किया गया था, और विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो अभी 22 भाषाएं शामिल हैं, और इस सूची में शामिल भाषाओं को उनके विकास और संवर्धन के लिए सरकारी सहयोग मिलता है। अगर मिजो भाषा को भी इसमें शामिल कर लिया गया तो उसके विकास और संवर्धन के लिए सरकारी सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही शैक्षणिक शोध, अनुसंधान कार्य, अनुवाद कार्य, सरकारी परीक्षाओं और प्रशासनिक संचार में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से मिजोरम विधानसभा ने मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। नेक्स्ट टॉपिक प्रोजेक्ट गंगा से संबंधित है। तो ये यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य अगले 2 से 3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। और इस पहल का उद्देश्य गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर पैदा करना भी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य परिवर्तन आयोग और वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है, जो हिंदुजा समूह की एक सहायक कंपनी है। जो वन ओटीटी इंटरटेनमेंट लिमिटेड है, ये हिंदुजा समूह की एक सहायक कंपनी है। इसके बीच और यूपी राज्य के परिवर्तन आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य जो है, ये उन ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है जहां अभी तक डिजिटल अवसंरचना सीमित है। और इस पहल के माध्यम से गांव में रहने वालों को ऑनलाइन सेवाएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, संचार नेटवर्क और ऑनलाइन शिक्षा तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। इस परियोजना की एक मुख्य विशेषता न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर का मजबूत नेटवर्क बनाना भी है। इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत लगभग 8,000 से 10,000 स्थानीय उद्यमियों को चुना जाएगा, जो गांवों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं पहुंचाएंगे। तो ये पंचायत स्तर पर किया जाएगा।
न्याय पंचायत स्तर पर डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर को मजबूत किया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट गंगा से संबंधित है। अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक, आईआईटी बॉम्बे ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी हनीवेल के साथ मिलकर मुंबई के पवई परिसर में सस्टेनेबिलिटी स्किल्स और इनोवेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। तो आईआईटी मुंबई का जो पवई परिसर है उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा हनीवेल के साथ मिलकर। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है उद्योग शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से वर्ष 2030 तक 1 लाख से अधिक छात्रों को सस्टेनेबिलिटी से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना। और इस केंद्र का नाम आईआईटी बॉम्बे हनीवेल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्यूचर स्किल्स एंड इनोवेशन रखा जाएगा, जो हरित प्रौद्योगिकी, सतत विकास और उभरती तकनीकों में कौशल विकास तथा अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस पहल का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस पहल को हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशंस इंडिया फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, जो हनीवेल की भारत में परोपकारी शाखा है। आईआईटी बॉम्बे और हनीवेल द्वारा स्थापित सस्टेनेबिलिटी सेंटर में प्रमाण पत्र आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जो शैक्षणिक पाठ्यक्रम को वास्तविक परियोजनाओं के साथ जोड़ेगा। और इन कार्यक्रमों के अंदर क्या क्या होगा? तो इन कार्यक्रमों के अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो भारत भर के स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, जिसने हनीवेल के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।